नमस्कार, लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश आनंद है। आज एबीपी न्यूज पर आपने गोवा, असम, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देखा। 543 में से 286 सीटों का ओपिनियन पोल आपने देखा। इनमें भी एनडीए को 174, इंडिया अलायंस को 112 सीट मिलने का अनुमान आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा आपने। अमित शाह से खास बातचीत आपने सुनी। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे देखकर लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पिछला परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है या फिर उससे बेहतर कर सकती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मिशन 400 पार में चुनौती भी आ सकती है। और गौर करने वाली बात यह है, हिंदी बेल्ट वाले एक दो राज्य ऐसे भी हैं जहां महज कुछ वोटों के अंतर से हार और जीत का सीन बदल सकता है। यानी अगर रातों रात चुनाव बदला तो फिर वोट का पैटर्न बदल सकता है। आज ओपिनियन पोल की बड़ी बातें तो बताएंगे ही, साथ ही बिहार की उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे जिसे लेकर नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। चुनाव से ठीक पहले फाइनल ओपिनियन पोल के दूसरे राउंड पर रिकैप। नरेंद्र मोदी के इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। चुनाव से ठीक पहले नेता कॉन्फिडेंट हैं, मगर जनता के मन में क्या है? जमीन पर सियासी दलों की हालत कैसी है? जनता इन्हें कैसे देखती है? ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। A storm is going to come in India and this Narendra Modi is going to be ejected from the government. काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फ्री पार, फ्री पार। आने वाले दिनों में वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं। बयान तो एक से बढ़कर एक, लेकिन सवाल है चुनाव में किसकी बात सुनी जाएगी? बीते कई दिनों से एबीपी न्यूज आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। पहले कई सर्वे किए, अब एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के जरिए जनता का मन टटोल रहे हैं। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और सी वोटर ने असम में क्या सर्वे किया है? पूर्वोत्तर का ये राज्य है और 14 सीटें हैं असम की, तो 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले आप जरा वोट प्रतिशत देख लीजिए। यहां पर एनडीए को 52% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जा सकता है। एआईयूडीएफ के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है और 2% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। तो ये वोट शेयर असम का इन 14 सीटों का अब ये सीट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये भी आपको मैं बता देती हूं कि आखिर 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपके सामने ये डेटा भी जल्दी से रख देते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में इन 14 सीटों में से दर्ज कर सकता है। ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी
बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं। फाइनल ओपिनियन पोल के सेकंड राउंड में स्टेट बाय स्टेट सीट और वोट शेयर की पिक्चर क्लियर हुई है। 3 दिन की सीरीज वाले ओपिनियन पोल का दूसरे दिन का लेखा जोखा कुछ इस तरह का है। देश के दिल दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या कहता है? फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी मिजाज आपको बताने का। और ये देखिए मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति जो दिल्ली की पहचान पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं से वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आता हुआ, दिल्ली में किसे कितना वोट प्रतिशत सबसे पहले 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 7% अन्य के खाते में भी जा सकता है। तो फाइनल ओपिनियन पोल में ये दिल्ली का वोट शेयर हमने आपको बताया कि इन 7 सीटों में से कितना वोट शेयर किस पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए को 58%, इंडिया गठबंधन को 35%। अब जरा आगे बढ़ते हुए सीटों की बात कर लेते हैं कि किसे कितनी सीटें मिल सकती है। वोट शेयर के बाद अभी सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो 7 सीटों का ये देखिए लेखा जोखा आपके सामने आ गया और क्लीन स्वीप एनडीए इस बार भी करता दिख रहा है। 7 सीटें एनडीए को जा सकती है। यहां पर एक भी सीट ना तो किसी दूसरे के खाते में और ना ही इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो यहां विपक्ष के लिए झटका जरूर, क्योंकि 7 सीटें एनडीए को जाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी के लिए सर्वे में अच्छी खबर, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का अपना अलग असेसमेंट है। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को दे दी? 20 करोड़ नौकरी मिल गई इस देश में 10 साल में नौजवानों को। क्या वो काला धन ला पाए? 15 लाख हर खाते में चला गया। क्या किसानों को उनकी एमएसपी 2 गुना मिलने लगी? है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी नेताओं के बीच इसी तरह की जुबानी जंग जारी है। इन सब के बीच एबीपी न्यूज पर हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्वे भी रिलीज हुआ। हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 9 सीट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर 53% रह सकता है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट एनडीए को मिल सकती हैं। यहाँ भी 53% वोट शेयर के साथ। छत्तीसगढ़ में 50% वोट शेयर के साथ एनडीए को 11 में से 10 सीट मिलने का अनुमान है। उनका 5-6 दशक का काम मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ। 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का। 40 सीटों वाले बिहार के लिए सर्वे से क्या निकलकर सामने आया? फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है? 40 सीटों का सवाल है। तो देखिए अब नंबर आपके सामने आ गया। 40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को महज 7 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में कुछ जाता फिलहाल नहीं दिख रहा। तो ये 40 सीटों की पूरी तस्वीर इस फाइनल ओपिनियन पोल में क्लियर हो गई है कि किस तरीके से जनता, अभी ताजा सर्वे है ये, 40 में से 33 सीटें एनडीए गठबंधन को और एनडीए गठबंधन इसी के साथ एक बड़ी जीत बिहार में दर्ज कर सकता है। जो नेता इस वक्त बिहार में प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें बिहार का ओपिनियन पोल अच्छी तरह देखना और समझना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जिन राज्यों के सर्वे आए उनमें ज्यादातर में वोट और सीट परसेंट की क्लैरिटी थी, लेकिन बिहार में ये मामला थोड़ा अलग है। मामला कहां फंस सकता है, कैसे अटक सकता है, चलिए एक एक करके समझाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अलायंस को बिहार में बम्पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के पास 40 में से 39 सीटें आईं, वो भी 54% से ज्यादा वोट शेयर के साथ। तब यूपीए में आरजेडी, कांग्रेस समेत 6 दल थे, लेकिन सीट कितनी मिली? सिर्फ 1 और वोट परसेंट रहा करीब 33%। अब बिहार को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल क्या कहता है, कितना बदलाव आ सकता है? तो सुनिए। बीजेपी को जहां पहले 39 सीट मिली थी, वहां 33 रह सकती हैं और महागठबंधन के पास जहां पहले सिर्फ 1 सीट थी,
उसके खाते में 7 सीट जा सकती हैं, यानी 6 सीट का फायदा। काफ़ी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश। अब सवाल है कि बिहार में क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है या फिर डेटा के अंदर कहीं और डेटा छुपे हुए हैं। इसे समझने के लिए कुछ सीटों का गणित समझना जरूरी है। जब सी वोटर की टीम ने सर्वे किया तो पता चला कि बिहार में 40 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां 3% के वोट शेयर से हार जीत तय होने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम पर फिलहाल एनडीए को थोड़ी सी बढ़त है, यानी 3% वोट वाली, जबकि अररिया ऐसी सीट है जहां इंडिया अलायंस को थोड़ा एडवांटेज मिलता दिख रहा है। अब आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले कितने डेवलपमेंट हुए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ वापस आ गए, महागठबंधन वाली सरकार गिर गई। लोग नीतीश से नाराज तो हैं, लेकिन मोदी से नहीं। अब सवाल है कि चुनाव से पहले क्या होगा। अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो क्या ये 3% वाली एनडीए की सीट इंडिया अलायंस को ट्रांसफर हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या सिचुएशन बन सकती है। अब पहला समीकरण कहता है कि अगर वोट शेयर शिफ्ट हो गया, चुनाव बदल गया, तो फिर इंडिया अलायंस को 5 सीटों का फायदा, यानी आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम में जीत मिल सकती है। ये सीट एनडीए से छिटक कर उसके खाते में जा सकती है। तब ऐसी सूरत में जिस एनडीए को बिहार में 33 सीट मिलती दिख रही थी, उसे 28 सीटों पर ही संतोष करना होगा और इंडिया अलायंस को 7 की जगह 12 सीट मिल सकती है। तेजस्वी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी जी भले नौकरी ना दे, लेकिन आप लोग अगर इंडिया अलायंस को जिताइएगा, हमारे महागठबंधन को जिताइएगा, भारत में हमारी सरकार बनेगी, तो पूरे देश में 15 अगस्त जो आने वाला है, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हम लोगों को आजादी मिली थी, तो आने वाला 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी देने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार। देखो, मैं कल ही उत्तराखंड था, उसके 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके 1 दिन पहले मैं जम्मू कश्मीर में था, उसके 3 दिन पहले मैं राजस्थान में था। और बहनों और भाइयों, सब और यही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार। क्या है इस बार? ओपिनियन पोल के मुताबिक जिन सीटों पर 3% का मार्जिन है, वहां कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, ये भी जान लीजिए। आरा में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को रिपीट किया है, जबकि इंडिया की तरफ से यहां सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद मैदान में है। गया में एनडीए की तरफ से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कैंडिडेट हैं और उनके सामने आरजेडी ने कुमार सर्वजीत पासवान को उतारा है। कटिहार में जेडीयू ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को उतारा, उनके सामने कांग्रेस के तारिक अनवर फिर होंगे, यानी पिछली बार वाली इक्वेशन रिपीट। नवादा में बीजेपी ने विवेक ठाकुर को टिकट दिया है, उनके सामने आरजेडी के श्रवण कुमार कुशवाहा होंगे। 2019 में इस सीट से एलजेपी के चंदन कुमार सांसद बने थे। सासाराम में बीजेपी ने सांसद छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब बिहार के इसी फाइनल ओपिनियन पोल की एक और इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वे कहता है कि बिहार में 5 सीट ऐसी भी है जहां सिर्फ 1% के वोट मार्जिन से जीत और हार का फैसला काफी हद तक मुमकिन है, यानी बेहद क्लोज फाइट। ये सीटें हैं पूर्णिया, औरंगाबाद, बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्र। इनमें पूर्णिया वो सीट है जहां एनडीए को थोड़ा एडवांटेज दिख रहा है, जबकि औरंगाबाद, बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्र में इंडिया अलायंस 1% वोट से आगे दिख रही है, ऐसा सर्वे में दिखता है। अब ये तो सब जानते हैं कि चुनाव तो रातों रात बदल सकता है। कोई मुद्दा मिल जाए, किसी नेता की इमोशनल अपील काम कर जाए, या फिर कोई पार्टी या लीडर सेल्फ गोल कर दे, तो वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। पहले ऐसा हुआ है, आगे भी हो सकता है। यानी अगर किसी कारण इंडिया अलायंस जिन सीटों पर 1% से आगे है, अगर ये वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए तो समीकरण क्या होंगे?
तब ऐसी सिचुएशन में पूर्णिया के अलावा औरंगाबाद, बक्सर, काराकाट, पाटलिपुत्र जैसी सीट एनडीए की तरफ जा सकती है। ऐसी सूरत में एनडीए के पास 37 सीटें हो जाएंगी और इंडिया अलायंस के पास सिर्फ 3 सीट बच जाएंगी। वैसे जिन सीटों पर सर्वे में वोटों की कड़ी टक्कर दिखती है, उनमें ऐसा हुआ क्या, वो क्यों चर्चा में है, ये भी जान लीजिए। पाटलिपुत्र वो सीट है जहां मीसा भारती ने मोदी को जेल भेजने की धमकी दी। काराकाट वो सीट है जहां उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, लेकिन भोजपुरी सिंगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बक्सर में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को कैंडिडेट बनाया है, जबकि पूर्णिया ऐसी सीट है जहां इंडिया अलायंस में शामिल होने के बाद भी पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए छोटा हो या बड़ा, हर नेता बिहार में लोगों के बीच जा रहा है और अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहा है। अब जहां तक सर्वे की बात है तो एबीपी न्यूज पर सर्वे वाली सीरीज जारी है। इंतजार फाइनल ओपिनियन पोल की फाइनल पिक्चर का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।